तो आज हम लोग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन रूल्स, है ना। रिफ्लेक्शन रूल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर, यानी हम लोग यहाँ पर कौन सा मिरर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवतल दर्पण। नहीं, हाँ अवतल दर्पण तो हिंदी में बोलते हैं। इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं कन्वर्जिंग मिरर, है ना। ये जितनी भी रेस पैरेलल आती हैं सबको क्या करता है, एक ही सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? फोकस, है ना। तो इसे हम लोग एक और नाम देंगे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अगर कोई रे इसके पैरेलल आ रही है, हम लोग ले लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है सी, ठीक है। कोई भी रे अगर इसके पैरेलल आ रही है, यानी अगर कोई रे बहुत ज़्यादा दूर से आ रही होगी, लाइट रेस अगर बहुत दूर से आती है, तो हम देखते हैं या फिर मानते हैं कि वो पैरेलल आ रही है, एकदम पैरेलल है, यानी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है, फिर वो टेढ़ी नहीं है। यानी जब वो मिरर पे पड़ेंगी, हमारे मिरर पे, वो सीधी सीधी आएंगी उस टाइम पर, है ना। तो अगर कोई रे बहुत दूर से आ रही है तो वो एकदम पैरेलल आएगी और मिरर पर यहाँ पर टकराएगी। टकराने के बाद वही सेम रिफ्लेक्शन का रूल होगा वहाँ पे फॉलो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, ये मुड़ेगी। अब हमें नॉर्मल बनाना है। सर्कल के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि जब भी हमें सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पे मान लो हमने टेंजेंट लिया है, तो अगर हमें नॉर्मल डालना है तो कहाँ से डालेंगे हम लोग? हमेशा रेडियस से डालेंगे ना। और रेडियस का जो सेंटर ऑफ ये जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे। जबकि इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जब भी हमें नॉर्मल डालना है, यानी परपेंडिकुलर डालना है, तो हमेशा कहाँ से डालना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालना है, ठीक है। मिरर में हमेशा ऐसा ही करना है। तो अभी हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं जिस पॉइंट पर इसने टच किया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। अब रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर जो एंगल बनता है वही सेम एंगल इधर भी बनेगा, यानी रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा, ठीक है। और वो बनता है कुछ ऐसे, और लाइट रे ऐसे आती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। यानी रिफ्लेक्शन के बाद वही सेम रूल जो प्लेन मिरर पे फॉलो हो रहे थे वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे, ठीक है। हम लोग इस मिरर को वैसे भी कॉम्बिनेशन मानते हैं बहुत सारे प्लेन मिरर्स का, है ना। तो अगर इस हिस्से को हम छोटे से हिस्से को चूज करते हैं जिस पॉइंट पर ये लाइट टच हुई थी, यानी अगर इंसिडेंट हुई थी उस, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टच हुई उस पर ये वही रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो फॉलो होगा। और ये उसी एंगल के साथ, जिस एंगल से आई थी उस एंगल के साथ वापस लौट जाएगी। सपोज ये इस वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। सपोज करो दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अगर ये मिरर बहुत बड़ा है, अगर कोई भी चीज़ अगर राउंड है, मान लो गोल है, लेकिन वो साइज में बहुत बड़ी है, इतना छोटा सा हिस्सा हम काट लेंगे उसका, तो वो एकदम प्लेन ही दिखाई देगी ना। पर उसमें थोड़ा सा कर्व तो होगा। जैसे पूरी अर्थ के बारे में बात करें तो पूरी अर्थ तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें अपनी ज़मीन कैसे दिखती है? प्लेन दिखती है ना, एकदम सीधी दिखती है। लेकिन एक्चुअल में देखो, बहुत बड़े स्केल पर देखो तो वो राउंड हो जाएगी ना। तो ऐसे मान लेंगे बहुत बड़ा है मिरर। अगर मिरर बहुत बड़े गोले का हिस्सा है तो ये लेंथ है, ये जो पॉइंट है, ये मान लो ये वाला हमारा पोल है और ये वाला पॉइंट को नाम दिया हमने एम। तो पी और एम कैसे होंगे? एकदम पास पास होंगे। अगर इसको मैं बहुत बड़ा बनाऊं तो ये पी और एम एकदम क्लोज हो जाएंगे, है ना, एकदम पास पास हो जाएंगे। वो पॉइंट पर जहां से इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। और वो परपेंडिकुलर किस पे डाला जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मैच करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पर अगर एंगल थीटा है ना, और आपने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में दो लाइन अगर ऐसे जा रही है, एकदम पैरेलल लाइन जा रही है वो, है ना, और तीसरी लाइन उनको कट करती है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कैसा होता है? बराबर होता है ना। तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा, ठीक। अब इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये वाली लाइन को अगर आप इंटरसेक्टिंग लाइन मानते हो तो ये दो लाइन जा रही है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ से यहाँ तक भी थीटा है, तो टोटल मिला के 2 थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला भी 2 थीटा हो जाएगा, है ना, ये भी 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं साइन, कॉस और टैन के बारे में ना। तो अगर कोई एंगल हमने बहुत छोटा लिया, बहुत छोटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, जिसमें जो थीटा है ना वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है?
सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? 0। नेगेटिव अलाउड नहीं होता एंगल, है ना, नेगेटिव हम लेते नहीं हैं, मतलब इसमें नेगेटिव हम नहीं लेंगे। तो 0 के बहुत पास होना चाहिए वो नंबर, है ना। तो हमने मान लिया 1 डिग्री है, 1 मिनट है, ऐसे मान लिया। अगर हम बहुत छोटा एंगल लेंगे उसके लिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो मैं इसको ले लेता हूँ A, B और C, ठीक है। तो ए बी और ए सी यानी हाइपोटेनियस और बेस कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, है ना। हमने बहुत छोटा लिया है। अगर हम थीटा बहुत छोटा लेंगे तो परपेंडिकुलर भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर बहुत छोटा होगा, उस टाइम पर ए बी और ए सी यानी हाइपोटेनियस और बेस कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी और एक चीज़ हम इसको आर्क भी ले सकते हैं, अगर हम किसी सर्कल का हिस्सा मानते हैं इसे, तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना। तो वो वाला फंडा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क को हम ले सकते हैं बी सी अपॉन में रेडियस यानी ए बी सी अपॉन में ए बी ले लेंगे इसको, ठीक है। अब हम साइन थीटा लें। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हम ले लेंगे सी बी, ठीक है, बी सी ले लेंगे या फिर सी बी सी एक ही बात है ना। तो हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस यानी ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। टेन थीटा ले लो। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अगेन बी सी, और बेस क्या होता है? ए बी, बेस ए बी आ जाएगा। पर हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो ए बी और ए सी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर मैं मान लूँ, बिकॉज अगर हम लेते हैं ए बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए सी, उस केस में साइन थीटा टेन थीटा, देखो सबके नीचे ए सी आ जाएगा, इसके ऊपर भी बी सी, इसके ऊपर भी बी सी, इसके ऊपर भी बी सी। ए बी नहीं था ना सबके बीच, इसमें ए बी था, इसमें ए बी था, है ना, लेकिन इसमें नहीं, इसमें ए सी था। तो अगर ए सी और ए बी अगर बराबर होते तो ये सारे एक जैसे हो जाते, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ना अगर ये ए बी और ए सी ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत छोटा अंतर है, माइन्यूट अंतर है। मान लो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए ना। अगर ये 90 अपना हो गया तो बाकी बचा 90 हुआ, तो ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। अब मान लो ये 1 डिग्री से 1 डिग्री के पास है, मतलब 1 डिग्री 89, ये 89 डिग्री हो जाएगा, और 89 एज गुड एज 90। 89 को हम लोग थोड़ा सा एरर लेके 90 मान सकते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम ही हो जाएंगे इस तरह से, है ना। और इस तरह से इस टाइम पे हम देखेंगे ए सी और ए बी को हम लोग बराबर ले सकते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से तो हम ले ही सकते हैं ना। तो उस केस के लिए हो जाएगा साइन थीटा और टेन थीटा सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। थीटा इजकल टू साइन थीटा इजकल टू टेन थीटा हो जाएगा उस केस में। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगा देता हूँ, इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू कभी नहीं हो सकता है ना। अप्रॉक्सीमेशन को हम लोग ऐसा लहरता वो बनाते हैं, यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ तक हो गया कि अगर कोई भी रे इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है ना, यानी रे इस पॉइंट से आ रही है और टकराकर क्या चल जाएगी? वापस चली जाएगी उसी मीडियम में। जरूरी नहीं वो प्रिंसिपल एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस हो चलेगा। अगर कोई भी लाइन हम लोग सोचते हैं, मान लो ये सर्कल का ही तो हिस्सा है, सेंटर यहाँ पर है, तो हम लोग ये मान लो हम लेंस में सिर्फ इतना हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इस वाली को बोलेंगे जिसमें पोल टच होता है। क्या इसको हम एक्सिस तो बोल ही सकते हैं ना, एक्सिस तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये भी सेंटर से तो कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो अगर कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होके आती है और फिर उसके बाद फिर जाके मिरर को टच करती है, तो वो भी बिल्कुल सेम बिहेव करेगी, जैसे लगेगा कि वो ऐसे आई थी और ऐसे ही वापस लौट गई, यानी ऐसा लगेगा प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर आई, है ना। ऑब्वियसली बात है, जब हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर आपको पता है परपेंडिकुलर आपको हमेशा कैसे बनाना है? सी से बनाना है, सी से होता हुआ जाके बनाना है। तो अगर परपेंडिकुलर अगर कोई रे आ रही है सी से होके आ रही है तो मतलब परपेंडिकुलर आ रही है, और परपेंडिकुलर आ रही है तो इसका मतलब जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पर चली जाएगी वापस, है ना। यानी जिस 0 डिग्री के एंगल पे आ रही है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसके परपेंडिकुलर। और वैसे देखा जाए तो अपने नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री का एंगल है, क्योंकि नॉर्मल तो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसके ऊपर ही बनाएंगे नॉर्मल। पता है ना, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाना चाहिए। सर्कल में आप जब भी नॉर्मल बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर बनाओगे, यानी स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा। जब भी आप किसी रे को यहाँ पे टच करोगे तो उस केस के लिए ये भी एक्सिस की तरह काम करेगा। माना कि प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, लेकिन एक्सिस तो है ना। लेकिन अगर तो यहाँ पे हमने रूल लिख लिया कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाएगी, यानी बिल्कुल भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसे आई तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये रूल हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी वो। कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के
तो वो रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा एक सिंगल पॉइंट से होकर जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये रूल भी लिख ले सेकंड वाला, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं आपको पता है ना, इसे नहीं भूलना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जाने वाली जो एक्सिस होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकस पॉइंट, ठीक है। ये दो रूल्स हो गए हमारे पास में। अच्छा, इसका उल्टा रूल भी तो हम बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कल। इसका उल्टा रूल क्या हो सकता है, अगर कोई भी रे फोकस से होकर आ रही है, सपोज करो दिस पॉइंट इज फोकस, तो फोकस से अगर कोई रे होकर आ रही है तो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद वो अपने आप ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर ये रूल फॉलो होता है ऐसे आने का, तो उसका रिवर्स भी फॉलो होगा, है ना। अगर ऐसे आती है तो ऐसे मुड़ती है, फोकस से होकर जाती है। अगर फोकस से ही होकर ही आ रही है वो, तो वापस वो सीधी हो जाएगी, यानी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसे भी हम लिख लेते हैं थर्ड रूल। ये तीनों रूल हमें याद रखने हैं, इसी की बेसिस पर हम लोग 6 की 6 पोजीशन को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन उसमें से आप स्टडी कर चुके हो, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे होता है तो उससे आने वाली सारी रेज को हम कैसा मानते हैं, पैरेलल मानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सन की, सन तो बहुत ज़्यादा दूर है, लाखों किलोमीटर में डिस्टेंस है, तो उससे आने वाली रेज को हम कैसा लेते हैं, पैरेलल लेते हैं ना। वैसे अगर सोर्स बहुत पास है, मेरा यहाँ रखा, तो पहले थोड़ी है ये रे ऐसे है, ये रे ऐसे है, ये रे ऐसे है, ये पैरेलल थोड़ी है लाइन। ये लाइन क्या, ये तीनों आपको एक दूसरे के पैरेलल लगती है, ये लाइन नहीं ना। लेकिन अगर ये बहुत दूर होगा तो उस केस में ये रेज पैरेलल ले ली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक रे के बगल में बहुत सारी रे होती है, तो वो सारी रे ऐसे फैलती हुई जाएंगी, दूर दूर तक पैरेलल हो जाती है लास्ट में, है ना। हम लोग मान के चलते हैं वो पैरेलल होंगे, एब्सोल्यूट पैरेलल कभी नहीं होंगे। वैसे 100% पैरेलल कैसे हो सकती है ना, पैरेलल होती है, पर वो काफ़ी हद तक वो पैरेलल ही होंगी, या फिर हम पैरेलल ही लेके चलेंगे उनको, ठीक है। तो इसका रिवर्स रूल आप लिख लो कि मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। मैं तीनों रूल्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। कोई भी रे जो किसी भी एक्सिस, यानी ये सर्कल है, सर्कल एक सर्कल का ही तो हिस्सा है, ये स्फेरिकल मिरर एक सर्कल का हिस्सा है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हमेशा परपेंडिकुलर। आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, मैंने बताया सर्कल वाले चैप्टर में, इसे भूलना नहीं है। जब भी आप किसी यहाँ पे अगर टेंजेंट एज्यूम करते हो या फिर यहाँ पे कोई भी लाइन एज्यूम करते हो, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालने का तरीका क्या होता है कि हमेशा सेंटर से डालें, है ना। और हमने पढ़ा ये रूल होता है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी रेडियस टचिंग कोई भी टेंजेंट हम बनाते हैं कि सर्कल की, तो जिस पॉइंट को वो टेंजेंट टच कर रही है उस पर अगर हम रेडियस बनाते हैं तो वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो हमेशा उसे हमें कहाँ से बनाना चाहिए, सेंटर से बनाना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाना चाहिए। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे तो ये रहा बना परपेंडिकुलर। और ये मान लो कोई रे इंसिडेंट रे आई, वो थीटा एंगल पे आई, थीटा एंगल पे लौट जाएगी, थीटा एंगल पे लौट गई तो इस पॉइंट से गई। हमने और भी रेज भेजी, ऐसी बहुत सारी और भी रेज भेजी, तो हमने देखा टकराने के बाद वो मिरर से अगेन हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, देखो ऐसे करके बनाएंगे ना। और परपेंडिकुलर को बनाने की शर्त क्या है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बनाना है। परपेंडिकुलर आपने बनाया यहाँ पर, तो जाने का एंगल भी क्या होगा, जिस एंगल से आया था तो इस एंगल से चली जाएगी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा रहेगा, अगेन सेम रहेगा, ठीक है। यानी जिस एंगल पर रे आती है उसी एंगल पर वो जाती है। और अगर पैरेलल आ रही है तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दोनों शर्तें पूरी हो रही है, फोकस से होके भी जा रही है और जिस एंगल पर आई थी उस एंगल पर भी जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन का। अब ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी की है ना। इसको आपको मैंने बताया थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा तीनों बराबर होंगे कब, जब ये एंगल बहुत छोटा होगा, छोटा सा एंगल होगा ना ये वाला, तो उस टाइम पर ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक ऑलमोस्ट बराबर होंगे। मान लो ये 1 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हुआ और ये 89 हुआ, फिर क्योंकि टोटल तो 180 होना चाहिए ना। तो 89 और 90 को दोनों को हम लोग बहुत ही पास का एंगल मान सकते हैं ना। तो उस केस के लिए ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक सेम हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस और बेस दोनों सेम हो जाएंगे इस केस में, है ना। अप्रोक्सीमेटली तो सेम हो ही जाएंगे। तो उस केस में हम थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा को बराबर ले लेंगे, एक जैसा ले लेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया हो तो मैं इरेज कर देता हूँ। हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं इनके बीच में रिलेशन, यानी फोकल लेंथ यानी फोकस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसे बनाते हैं। मैंने वैसे बताया था आपको, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो आधी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, लेकिन इसको हम डिराइव करते हैं, कैसे आता है वो फॉर्मूला हम कैसे जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट को हम लेते हैं ए और ये एम, तो ए एम हो जाएगा। ये पॉइंट तो फोकस पॉइंट है, इसे कैपिटल एफ से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सी से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ए एम क्या है, ए एम नॉर्मल है जो हमने वहाँ से डाला है
है ना, जो इंसिडेंट पॉइंट पर जो हम उससे हमने जो ऐसे इस पे प्रिंसिपल एक्सेस पे जो नॉर्मल डाला है उसको हम लेंगे नॉर्मल। और मैंने बताया पी और एम कैसे माने के चलेंगे हम लोग, पी एंड एम आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बहुत पास है वो, ठीक है। ये वाला ए सी और एफ, ए सी एफ, अगर ओबियसली अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, तो ए सी एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा और थीटा, और इसको क्या ले लेंगे ए एफ पी, एंगल ए एफ पी वुड बी 2 थीटा, है ना, इसका डबल हो जाएगा। 4 वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और वो इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। अच्छा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होएगा, फिर जो मैंने वहाँ लिखा वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में ए बी, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो फिर आप, 2 थीटा, अगर 2 थीटा ले रहे हो और अगर आप 10 लेते हो, 10 2 थीटा, अब हम जानते हैं कि साइन 10 और कॉस सब बराबर ही हैं, तो 2 थीटा ले लेते हैं सीधा सीधा, और 10 वाला फंडा लगा लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए एम, तो ए एम अपॉन में बेस क्या है एफ एम, एफ एम, है ना। इसमें भी हम लोग उसके हिसाब से नहीं इसके हिसाब से लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारा थीटा यहाँ पर है ना, तो ए एम परपेंडिकुलर, ये बड़ा ये वाला ट्रायंगल देखोगे आप, ये वाला, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर, और उसके बाद बेस क्या है ये वाला सी एम, सी एम बड़ा लेंगे ना इसमें, ए एम अपॉन में सी एम, तो मैं यहाँ पे ए एम अपॉन में सी एम लिखता हूँ, है ना। सी से लेके एम तक का, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा हो जाएगा 1/2, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एम अपॉन में सी एम, ए एम डिवाइड में एफ एम, ठीक है। तो एफ एम की जगह पे हम लिख देंगे एफ पी, और सी एम की जगह पे लिख देंगे हम सी पी, यानी एम को हटा ही देंगे सीधा, क्योंकि एम और पी हम मान लेंगे बहुत पास है तो एक ही पॉइंट है, अब 2 पॉइंट बहुत पास है तो हम उन्हें सिंगल पॉइंट ले सकते हैं, है ना, तो ये बहुत ही पास है इसलिए हमने इन्हें एक ही ले लिया, तो ये आ गया 1/2, ए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड का साइन होता है तो ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और एफ एम ऊपर आ जाएगा, एफ एम को हम लिख देंगे एफ पी, है ना, तो एफ पी ऊपर आ जाएगा, बीच में इक्वल टू का साइन, और सी एम सी पी नीचे आ जाएगा, एम की जगह पी लिखना है, ठीक है, तो 1/2 एफ पी अपॉन में सी पी। अच्छा, एफ पी, एफ से लेके पी तक के डिस्टेंस को मैंने बताया था, आप क्या लोगे, एफ लोगे स्मॉल एफ, यानी फोकल लेंथ, तो एफ पी की जगह पे क्या लिख देंगे स्मॉल एफ, ठीक है, और सी से लेके पी तक को आप क्या लोगे, आपको बताया था मैंने आर, यानी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, है ना, तो आर ले लेंगे एफ अपॉन में आर, तो 1/2 इज इक्वल टू आ गया एफ अपॉन में आर। इसके आगे यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f, आर इज इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है किससे, फोकल लेंथ से, है ना, यहाँ से रिलेशन हमने प्रूव कर दिया, ये रिलेशन मैंने आपको कल ही बताया था, तो ये रिलेशन इस तरह से प्रूव किया जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ जितनी भी, फोकल लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उससे डबल होगी, यानी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना, यानी वो ये जो हमारा मिरर है ये किसी 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले गोले का हिस्सा है ना, हाँ, तो ये आपको समझ आया, इसको नोट डाउन कर लो ये। अब इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक है। व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन, मैंने बताया था हमारी आंखें जो है ना वो कभी भी लाइट को मुड़ता हुआ नहीं महसूस कर सकती है, ना वो देख सकती है लाइट यहाँ पे मुड़ी, उसको तो बस सीध में देखना आता है ना, उस बात पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट को क्यों लिया जाता है ना, समझाता हूँ मैं आपको वो चीज़ें। तो हम लोग लिखते हैं टॉपिक इमेज फॉर्मेशन, ये समझ में आया ना हमने कैसे साबित किया, ये जो प्रूफ है ये आपको समझ में आना चाहिए, यानी मैंने ऐसी कहा नहीं कि फोकल, मैं कह देता तो आपको समझ में नहीं आती बातें, तो मैंने आपको साबित करके दिखाया कि हाँ देखो कैलकुलेशन भी हमें ये बताती है कि फोकल लेंथ जो है हमेशा ट्वाइस मतलब फोकल लेंथ हाफ होती है, उल्टा बोल देंगे ना, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ हाफ होती है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, या फिर उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है किससे, फोकल लेंथ से,
यानी फोकल लेंथ कैसी चीज़ होती है, छोटी होती है। और आपने एक चीज़ और पढ़ी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज़्यादा है तो बताइए कर्वेचर कैसा है, कम। उल्टा होता है ना, उल्टा याद रखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ज़्यादा है, जिस सर्कल की रेडियस ज़्यादा होगी उसका कर्व घुमाव, उसमें जब आप जब छोटा टुकड़ा काटेंगे तो वो घुमाव कम होगा ना। हाँ, और अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है तो उस टाइम पर उसमें घुमाव ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, ज़्यादा घुमाव दिखेगा, यानी उसका मुड़ा हुआ कर्व वाला हिस्सा जो होगा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन। इज इट्स इमेज, आइज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को जब देखता है तो किस तरह से पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट पास है या दूर है ना। हम लोग जो किसी चीज़ देखते हैं तो हम लोग देख के बता सकते हैं ना कि अच्छा ये बुक जो मेरे पास में रखी है या मेरे से दूर रखी हुई है, या फिर वो लड़का मेरे पास खड़ा है या फिर मेरे से कितना दूर खड़ा है। एकदम एग्जैक्ट हमें देखने से समझ में आ जाता है कि वो कितना दूर खड़ा है। तो हमारी आई कैसे पता लगाती है कि कितना दूर खड़ा हुआ है ना। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर आई है, हमारे आँख देखने का सिस्टम क्या होता है, हम आँखों से देखते हैं और जो हमने देखा उसका सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाता है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेन है, पीछे ब्रेन में जाता है। तो जिसने जो देखा, तो हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर, एक तरह से कंप्यूटर क्या करता है, कैमरे ने जो देखा उसको अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा, प्रोसेस करेगा, है ना। यानी कैमरे में जो लाइट आ रही है उसको प्रोसेस करता है ब्रेन हमारा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पर था तो हम उसको किस तरह से देखते हैं, हाँ उससे देखते हैं कि उससे एक लाइट रे आई, लाइट रे उससे चलकर आई, ऐसे चलकर आई उससे, है ना। एक दूसरी रे, और एक ही रे आएगी किसी ऑब्जेक्ट से, और भी रे आ सकती है। तो दूसरी रे मान लो ऐसे चलकर आई उस ऑब्जेक्ट से, दोनों हमारी आँख में गई, है ना। यहाँ पर ये हमारी आँख क्या करेगी, उसने देखा कि ये रे आ रही है, कहीं से आ रही है, तो उसने क्या किया, उसने एकदम ट्रेस बैक किया, एकदम सीधा सीधा ट्रेस बैक किया। वो हमेशा सीध में देखना जानती है, उसने ऐसे ट्रेस बैक कर दिया, ठीक है। इस वाली रे को भी ट्रेस बैक किया, है ना। ऐसी मल्टीपल रेस आ रही है, ऐसी बहुत सारी आ रही है। तो हम लास्ट की और शुरू की दो की बात करते हैं, यानी एंड वालों की बात करते हैं। तो इसको ट्रेस बैक किया तो वो रे उसे ऐसे सीध में दिखाई देगी। इस वाले को ट्रेस बैक किया, ये भी ऐसे दिखाई देगी। उसे कहाँ पर ये दोनों रेस टच होती हुई दिखती हैं, इंटरसेक्ट होती हुई दिखती है, इस लोकेशन पर। और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो ये एंगल जितना, अगर ऑब्जेक्ट पास होता तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कैसा होता, बड़ा होता। ऑब्जेक्ट में जितना दूर ले जाऊंगा ये एंगल छोटा हो जाएगा ना। तो इस एंगल के अंदर, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन इस एंगल को महसूस कर सकता है, यानी प्रोसेस कर सकता है। वो ये बता सकता है इस एंगल के थ्रू कि ऑब्जेक्ट पास है कि दूर है। लेकिन उसको क्या चाहिए होता है कि कहीं पर इंटरसेक्ट तो हो, जो रेस दोनों मेरी आंखों में आ रही हैं वो कहीं पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का हमें अंदाजा नहीं लगेगा, है ना। आपने देखा है जब आप किसी गाड़ी में बैठते हो, आप चांद को देखते हो, तो चांद का डिस्टेंस आपको बिल्कुल बदलता हुआ नहीं दिखता, कुछ भी महसूस होता है, वो हमेशा उसी लोकेशन पे दिखता है आपको, है ना। अगर हल्की सी मिनिमल लोकेशन होती भी है तो हमारी आंख उसको सेंस नहीं कर सकती है। ऊपर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उससे आने वाली रेज कैसी है, सारी की सारी पैरेलल, यानी वो रेज कहीं पर भी हमारी आंख ट्रेस बैक करेगी उनसे आने वाली, चांद से आने वाली रेज को, तो वो उसे एग्जैक्ट मैच होती हुई नहीं दिखती है ना। दिखती भी तो बहुत दूर दिखती है, तो उतना दूर का अंदाजा हमारा दिमाग नहीं लगा सकता। हमें लगता है वो डिस्टेंस बहुत कम है, ऐसा देखते हैं चांद को, ऐसा लगता है थोड़ा सा पास में ही तो है, इतना कहाँ दूर है ना। एक्चुअल में आप जानते हैं कितना दूर है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, लाखों में डिस्टेंस है ना। तो हमारे देखने की रेंज कहाँ तक होती है, आंसर है कोई रेंज नहीं है हमारे देखने की, हम तो कितना भी दूर तक देख सकते हैं, है ना। बस क्या शर्त है, वहाँ से लाइट हमारी आंखों में आ जानी चाहिए, है ना। तो हमारे आइज़ के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, है ना, कि हमारा एंगल यानी हम लोग की देखने की रेंज क्या है, कितने पास का हम देख सकते हैं, कितने दूर का हम देख सकते हैं। साफ कहने का मतलब कितने दूर का, दूर में तो कोई लिमिट नहीं है, आपको पता है लाइट आनी चाहिए, लेकिन पास की भी तो एक लिमिट होती है ना। हाँ, पास के लिए उसको पढ़ेंगे बाद में वहाँ पर, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये आँख, हम जान गए कि आँख के पास देखने का ये तरीका है, ब्रेन के पास यानी आँख के और ब्रेन के कॉम्बिनेशन के पास देखने का तरीका ये होता है, तो इस तरह से हम इसे धोखा भी दे सकते हैं। धोखा कैसे देंगे, हम इसे दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा भी नहीं, ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पर नहीं होगा, फिर भी हम उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं ब्रेन को कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। मान लो बहुत बड़ा प्लेन मिरर था, ऐसा बहुत बड़ा प्लेन मिरर, और इस यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको नहीं मालूम यहाँ पे प्लेन मिरर है ना, और वहाँ पे उसको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था प्लेन मिरर के, है ना। तो उसने जब देखा इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई और टकराकर ऐसे आई, ऐसे टकराकर उसकी आँख में ऐसे चली गई एक रे, दूसरी रे आई टकराकर उसकी आंख में ऐसे चली गई, नहीं होगा यहाँ पर होगा। मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उससे एक रे आएगी और टकराकर ऐसे आएगी, मिरर से टकराएगी और आंख में चली जाएगी, वही सेम बात है ना। फिर से एक और रे आई, वो टकराकर ऐसे चली गई। अब आंख क्या सोचेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ है, नहीं सोचेगी, वो क्या सोचेगी, वो ट्रेस बैक करेगी उसके, उसने देखा कि रे वाली रे मेरी आंख में आ रही है,
देखा उसने, है ना, ये वाली रे आ रही है तो इसको क्या किया, ट्रेस बैक किया जाए, इसको ट्रेस बैक किया जाए, इसको ट्रेस बैक, वो सिर्फ ट्रेस बैक जानता है, वो मुड़ना नहीं जानता, उसको नहीं, रे कभी भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आती है कि वो मुड़ी थी रास्ते में, है ना, वो क्या लेकर आती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो तस्वीर होती है उसको लेकर आती है ना, ये नहीं उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, ना हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को जान सकता है कि रे कहीं पे मुड़ी थी, हम तो बस यही देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जो कलर है उसको लेकर आती है रे, ठीक है। तो रे आई, ऐसे मुड़ी, तो ब्रेन ने क्या किया, ट्रेस बैक किया, सेम चीज़ इस रे के साथ भी की, तो ऑब्जेक्ट उसे कहाँ दिखाई देने लग गया, यहाँ, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना, यानी हमारी आइज़ की क्या हमेशा नेचर रहेगा, वो हमेशा ट्रेस बैक करेगी, और ट्रेस बैक करने के बाद वो क्या सर्च करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेगी ना, कहाँ पर दोनों रेज टच हो रही हैं, जिस रेस पर टच हो रही है इसका मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पर है ना, अगर ये टच नहीं हो रही इसका मतलब ऑब्जेक्ट और दूर है, एंगल अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट दूर पे है, अगर एंगल बड़ा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास में है, ठीक है। तो आइज़ हमारी इस तरह से, ब्रेन और आइज़ मिलकर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी समझते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम अगर मिरर में करें, हम क्योंकि हमारा चैप्टर मिरर, तो हम मिरर में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, मिरर में करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ए बी, ठीक है, तो ए बी से होकर एक पैरेलल लाइन जाएगी, इससे तो बहुत सारी लाइन जाएंगी, बहुत सारे रेज जाएंगे ना, हम लोग कुछ ही रेज पे ध्यान देंगे, ज़्यादा रेज पे ध्यान नहीं देंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ले लेते हैं, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर, ठीक है। इससे एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो टकराने के बाद किस पॉइंट से होकर जाएगी, यानी मिडिल पॉइंट, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, तो वो फोकस पॉइंट से होकर जाती है टकराने के बाद, ठीक, ऐसे चली गई। याद रखें आप एरो जरूर बनाएं जब भी आप बनाते हैं, तो ये बताता है कि रे कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। एक रे हम ऐसे लेते हैं जो कि इसके हेड से ही जाती है, पर वो किससे होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, और आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई रे आ रही है तो उसको क्या होने वाला है, नहीं, हाँ, वापस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो आई थी उसी डायरेक्शन में वापस टकराने के बाद वापस ऐसे के ऐसे ही लौट जाएगी, यानी ऐसे आई, टकराई और फिर वापस ऐसे ही लौट जाएगी, ठीक है। इसके फोकस पॉइंट से एक रे गई ऐसे। अब आपको पता है फोकस पॉइंट ऐसे आती है, पैरेलल आती है तो फोकस पॉइंट से होकर जाती है, अगर फोकस पॉइंट से होकर आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, तो वो क्या होती है, अपने आप ही मिरर के पैरेलल हो जाती है, यानी पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये वो पैरेलल हो जाती है ऐसे, और यहाँ पर हमने क्या लगा दी, मैं इस वाली रे को थोड़ा छोटा कर देता हूँ इन दोनों को, यानी एक रे ऐसे भी आ रही है, ठीक है, जो कि किससे होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब हमने यहाँ पे लगा दी आई क्या ढूंढ दिया, ट्रेस बैक, आई करेगी ट्रेस बैक, आई ने किया ट्रेस बैक, उसने किया ट्रेस बैक, यहाँ किया ट्रेस बैक, सीधी चली गई, ठीक। अब उसने इस वाली रे को भी ट्रेस बैक किया, दोनों रे कहाँ पर टच हो रही हैं, इस पॉइंट पर टच हो रही हैं दोनों रे, जब दोनों रे इस पॉइंट पर टच हो रही हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहीं होगा, है ना। अब इससे और भी मल्टीपल रेस तो आ रही हैं, तो इस तरह से इसकी पूरी तस्वीर यहाँ पर इतनी छोटी बन जाएगी, यानी इसका हेड यहाँ पर दिखता था हमें हेड, तो इसका भी हेड हमें कहाँ दिख रहा है, अभी यहाँ दिख रहा है। आपने एक चीज़ और नोटिस की, ये ऑब्जेक्ट तो छोटा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसके ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज से छोटी है, तो इस मिरर में ऐसा भी होता है। और मज़ेदार बात, ये यहाँ पर सीधी है और यहाँ पर कैसी बनी है, उल्टी बनी है। तो इस मिरर में कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सीधी बनती है, कभी उल्टी बनती है, कभी मिरर के सामने बनती है, कभी मिरर के पीछे बनती है, तो उन्हीं केसेस को हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये इस इमेज को आप बताइए, आप रियल कहोगे कि वर्चुअल कहोगे, क्या यहाँ पर एक्चुअल रेज है, मौजूद है, एक्चुअल रेज तो मौजूद है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पर रेज है, आपको आभास कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रेज एक्चुअल में है, अगर हम यहाँ पे स्क्रीन लगा दे तो उस पर उसकी तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में रेज है, अगर यही मिरर के पीछे दिखता तो यहाँ पे रेज तो कभी जा ही नहीं सकती ना, तब होता वो वर्चुअल, ठीक है। तो मिरर के अगर सामने अगर इमेज आ रही है और यहाँ पे एक्चुअल में रेज है, देखो मैंने रेज को ही तो ट्रेस बैक किया, एक्चुअल रेज को ट्रेस बैक किया है ना, और ये जहाँ पे भी मैच हुई वो पॉइंट पे रेज थी असल में, है ना। तो ये जो इमेज यहाँ पे आप देखते हो दिस इज रियल इमेज, है ना। तो ये वाली कैसे हुई, रियल इमेज हुई, यानी वास्तविक तस्वीर, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज। एक रे आई, टकराई मिरर से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पर हम आई बना लेते हैं, टकराने के बाद वो ऐसे चले गई, ठीक है। दूसरी रे आई और वो टकराने के बाद वो भी ऐसे चली गई, ठीक है। और आई का क्या काम है, ट्रेस बैक करना, तो वो ट्रेस बैक करती है इसको, ट्रेस बैक करने पर उसे ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है, यहाँ पर मिरर के पीछे दिखता है। यहाँ पे लाइट रेज है क्या, लाइट रेज कभी यहाँ पर आई थी क्या, नहीं आई थी ना, कभी नहीं आई यहाँ पे लाइट रेज, लेकिन आपको क्या दिखता है कि लाइट रेज यहाँ से, यानी यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से होकर आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है,
मिरर के पीछे है ना, मिरर के पीछे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या ये सिर्फ उसकी तस्वीर है, उसकी तस्वीर के उसके वहाँ होने का आभास है, यानी हमें धोखा हो रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें धोखा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आँख के पास, हमारे आँख और ब्रेन के कॉम्बिनेशन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है वो ये जानने की कि लाइट रेज कहीं से मुड़कर आई थी, है ना। वो तो सिर्फ सीध में देखना चाहता है, यानी ट्रेस बैक करना जानता है। इसीलिए हम लोगों को ये इमेज वर्चुअल दिखाई देती है। यहाँ पे इसे हमें वर्चुअल इमेज बोलेंगे, यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, मैं लिख देता हूँ पूरा एक्चुअल। इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल रेज। यहाँ पे एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट होती हैं। क्या यहाँ पर इंटरसेक्शन है रेज का? नहीं, यहाँ पर नहीं है ना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो इस पॉइंट पर दिखता है। अगर यहाँ से आई लगा के देखते तो हमें यहाँ दिखता है ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम आई वहाँ लगाएं, बीच में मिरर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन एक्चुअल रेज के इंटरसेक्शन से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम रियल इमेज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिफरेंस में हम लिख सकते हैं इमेज इज, लिख सकते हैं इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, है ना। कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। देखिए ये वर्ड हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, रियल और वर्चुअल। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, लाइट का पूरा एक बड़ी बुक होती है, उसके ऊपर हमारा रियल और इमेज हर जगह इसी बात को बार बार बोलेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए ब्रेन में, कि अपने दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, रियल इमेज में हमेशा क्या होता है, जो रेज होती है एक्चुअल होती है ना। हमें किसी चीज़ का धोखा नहीं होता हम। ठीक है, इसको हम स्क्रीन पर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, और इसे उल्टा लिख लेंगे यहाँ पर, इससे उल्टा इमेज इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल रेज। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू बैक ट्रेसिंग ऑफ आवर आइज, यानी इमेज हमारे आँख के बैक ट्रेसिंग करने की प्रॉपर्टी की वजह से फॉर्म होती है। एक्चुअल में वहाँ पर रेज नहीं होती है ना। ठीक है, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। कल